अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है महंगाई और सेल टैक्स का नफाज। जब हम देखते हैं तो हर आदमी परेशान नज़र आता है महंगाई से। हम देखते हैं कि जी सेल टैक्स जो है ना, हर चीज़ पे सेल टैक्स लागू किया जा रहा है। हुकूमत से जब बात करते हैं तो हुकूमत कहते हैं कि दुनिया भर में महंगाई हो गई और पाकिस्तान में भी इसलिए महंगाई। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि दुनिया में लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद है, पाकिस्तान में नहीं। लोगों के पास आमदन नहीं है। हुकूमत को अब ऐसे इक़दामात करने होंगे कि लोगों की आमदनी बढ़े, ताकि वो जो महंगाई के असरात हैं उनसे वो अपने आप को बेहतर हो सकें। इसलिए कि ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल कर रही है और हुकूमत को ये चाहिए, हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये जो इक़दामात हैं उनसे क्या असरात होंगे। सेल टैक्स 17% है, लगा दिया गया है। इसको जब तक कम नहीं किया जाएगा, जब तक महंगाई कम, आपको चाहिए कि आप सिंगल डिजिट में जो है सेल टैक्स लागू करें। अब ये सुना जा रहा है कि जी पेंशन पे जो है लोगों की ख़त्म की जा रही है। सीनियर सिटीज़न को आप हेल्थ केयर दें, ट्रांसपोर्टेशन दें, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। लोग जो हैं हुकूमत की तरफ देखते हैं, लोग जो हैं रियासत की तरफ देखते हैं। रियासत को अपने रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे। आपको टैक्स लेना पड़ेगा लोगों से, जिनको टैक्स देना है, आपको डायरेक्ट टैक्स इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ताकि लोग जिनकी आमदनी ज़्यादा है, जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा टैक्स दें। और उसके बाद जो है अगर एक्सचेकर में पैसा आता है और एक्सचेकर जो है लोगों को मराद दे सकता है, जो आम आदमी है। और यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यही टैक्स निज़ाम की पूरी जस्ट है। अगर आप डेवलप टैक्स इकोनॉमीज़ को देखें तो वहाँ इस वक्त हर आदमी टैक्स दे रहा है, लेकिन हर आदमी महफूज है। वो हेल्थ केयर के लिए उसको फैसिलिटी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी है, उसके बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी है। वो अगर जॉबलेस हो जाए तो उसको वेलफेयर की फैसिलिटी है। हुकूमत को इस पैटर्न पे जाना होगा। हुकूमत को अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, सेल्फ रिलायंट करना पड़ेगा। IMF या डोनर एजेंसी की तरफ नहीं देखना आपको ये समझना है कि हमें टैक्स लागू करके, हर आमदनी पर टैक्स लगा के, टैक्स रेट शुरू में कम भी रखें, लेकिन हर जगह हर आमदनी पर टैक्स लगाएं। कोई सेगमेंट जो है वो महफूज ना रहे, वो बचा ना रहे टैक्स से। और उसके बाद जब एक्सचेकर में, पाकिस्तान के एक्सचेकर में पैसे हों तो उसको आम आदमी पे खर्च किया जाए। आपको जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, आप हेल्थ फैसिलिटी डेवलप किया जाए, जिससे हर आम और ख़ास जो है ना फ़ायदा उठा सके। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के मौजू पे, सेल टैक्स के नफाज पे और महंगाई पे। हमें ज्वाइन किया है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, उनसे बात करेंगे। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और उनके अपने ख़यालात जो हैं बड़े अहम होते हैं, आम आदमी से लिंक करते हैं वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को, जो हुकूमत के इक़दामात होते हैं, और हमेशा ये बात करते हैं कि आम आदमी के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर सूरत हाल जो है हम आज बात करने जा रहे हैं वो ये कि यहाँ पे फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट आया, उसमें सेल टैक्स हर चीज़ पे लगा दिया गया। पहले ही आम आदमी जो है महंगाई से परेशान था, अब जो है 17% का सेल टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। तो आप कैसे देखते हैं ये इकॉनमी को, आप कैसे देखते हैं कि ये कैसा इकदाम है इस वक्त, और हुकूमत को किस तरह लोगों को जो है अपलिफ्ट करना पड़ेगा जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं? कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो सेल टैक्स होते हैं इसका जो इम्पैक्ट होता है आम आदमी पर और मुतवस्सित तबके पर ज़्यादा होता है। महंगाई यकीनन बढ़ेगी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है। आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होगी, इसकी ज़िंदगी अजीरन होगी। वो अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकेगा जिसमें कैलोरीज़ हों, इलाज मुआलजे की सहूलियात मुनासिब नहीं दे सकेगा, बच्चों को तालीम नहीं दे सकेगा, और उसको डिप्रेशन होगा, मायूसी होगी, बददिली होगी। ये इसमें कतई किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप आम आदमी की बात करते हैं तो इस वक्त हमारी जो महंगाई है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है, बल्कि भारत जैसे या बांग्लादेश से लें उससे दुगनी है तकरीबन। और इसी तरह से अगर आप देखें तो जनवरी 2021 में तो ये 5.7% थी। अब जनवरी 2022 में, एक साल के बाद, ये 12.9% हो गई। अब अगर ये जो सेल्स टैक्स एग्जम्पशंस वापस होंगी, उसके साथ ही जो पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता भी लगेगा, और यही काफ़ी नहीं है, मज़ीद इक़दामात उठाए जाएंगे खुदा न खास्ता,
तो शरह सूद में भी इजाफा होगा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, अशिया की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो ये तो सारा इम्पैक्ट हम आम आदमी पर डाल रहे हैं, क्योंकि आपका जो एक्ट पास हुआ है इसका महवर ही जो अच्छा फोकस डॉक्टर साहब, ये पहले जब साल होता है तो हुकूमत ये कहती है कि जी हम समझ नहीं सके, हम कोशिश कर रहे हैं। अब 3.5 साल बाद आप क्या समझते हैं, क्या एक्सक्यूज होगा हुकूमत का इन चीज़ों के बाद, और क्या वो लोग जो है उसकी तरफ देख रहे हैं, तो कोई रिलीफ दे सकेगी हुकूमत? देखिए, अब सितंबर 2022 तक पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह यकीनन ऊंची रहेगी, कोई इम्कान नहीं है कि ये अफरात ज़र में कमी होगी, बल्कि बढ़ेगी। ये बिल्कुल वाज़ेह है, मतलब ये कि नज़र आ रहा है अंधे को भी ये बात है, और हुकूमत को भी ये पता है कि अब ये चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं, और वो अब सितंबर 2022 तक फिर IMF का प्रोग्राम है, तो इस वक्त तक तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, बढ़ेगा, और कमिटमेंट नहीं है। इसलिए कि हमारी जो मईशत है, जब पाकिस्तानियों को समझना होगा, ये अशराफिया की मईशत है, ये ताकतवर तबकों को नवाजने की मईशत है, इसको बेसाखी के सहारे कमजोर बुनियादों पर चलाया जा रहा है, और कानून साजी भी की जाती है जिसमें अशराफिया को, ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचे और आम आदमी जो है वो उससे मुतासिर हो। अब आपका जो सवाल बड़ा अहम है, वो थोड़ा सा उसमें सियासत भी आ जाती है कि हुकूमत का बयानिया जो होगा, मेरे ख्याल से वो ये होगा कि जनाब ये जो पिछली हुकूमतों ने तबाही बर्बादी की थी, वो इतनी ज्यादा थी कि वो 5 साल उसके लिए काफी नहीं थे, हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, और फिर ऊपर से कोविड-19 आ गया। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने जो है टैक्सों का निज़ाम मजीद इस्तेसाली कर दिया, हमने जो वायदे किए थे आपसे, 10 नुकात हिकमत अमली थी इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले, जिसमें ये कहा था कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जाएगा, वफाक और सूबे अदल पर मबनी पॉलिसी होगी। यानी उसका मतलब ये है कि GST जिसका आप बात कर रहे हैं बड़ा अहम है। वो नहीं सर, देखें, आमदनी पर टैक्स लगाने की तो बात कहीं नहीं जा रही, ये तो कंजम्पशन की बात हो रही है, ये तो खर्चे की बात हो रही है कि मैं खरीदूं तो टैक्स दूं, मेरे पास कुव्वत खरीद भी नहीं हो, मैं टैक्स भी दूं। मोहतरम, यही मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि ये उन्होंने जो अदल पर मबनी की पॉलिसी बात की थी, यानी मेरे हिसाब से पाकिस्तान इनकम टैक्स की मद में कम से कम 3,500 अरब रुपया साल कम वसूल कर रहा है इस वक्त। अच्छा। और उसका बोझ जो है GST, पेट्रोलियम लेवी, बजट खसारा और कर्जों पर डाला जा रहा है, और निचकारी। तो अगर आप GST जो अदल पर मबनी, तो वो पॉलिसी होती है जिसमें हर किस्म की आमदनी पर टैक्स हो, GST ज्यादा से ज्यादा 7.5% हो, पेट्रोलियम लेवी भत्ता 0 हो, तब आपके अफरात ज़र जो है वो 4 या 5% हो रहेगा, ग्रोथ रेट आपका 7 से 8% पर जाएगा। लेकिन उसमें जो अशराफिया है, जो आपके प्रोग्राम का बेसिक थीम हमेशा से ये रहा है, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स क्यों नहीं। मैं सिर्फ ये आपको लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि आप लाख पैकेजेस बना लें, लाख पॉलिसियां बना लें, अगर आप इस पर अमल नहीं करते, जो आपके प्रोग्राम का भी फोकस है कि हर किस्म की आमदनी पे क्यों नहीं, और इमरान खान साहब ने तो ये अल्फाज थे कि मैं इख्तियार में आने के 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी ले आऊंगा। तो अगर ये आप नहीं लाते, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी और मईशत ठीक नहीं होगी। और मेरे ख्याल से, मैं दोबारा पूरी सलामती जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आपने नई सलामती पॉलिसी लेकर आए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसमें ये कहा गया है कि जी रियासत की सलामती के लिए जरूरी है कि मईशत मजबूत हो, और मईशत मजबूत होने का मतलब ये है कि आम आदमी एम्पावर हो, गुर्बत कम हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, आम आदमी को इंसाफ मिले, वो अपने बच्चों को मुनासिब कैलोरीज के साथ ग़िज़ा दे सके, हर बच्चे को जो है वो स्कूल भेज सके, लाजमी तालीम उसको मुफ्त मिले, और हर एक को इलाज मालजे की सहूलियात हो, और अगर उसको साफ पानी मिले और इंसाफ मिले। अगर ये चीजें नहीं मिलती तो रियासत की सलामती को खतरा है। तो फिर आप रियासती पॉलिसी जिस वक्त आप बनाते हैं, उसको मंजूर करते हैं, वही पार्लियामेंट अगर ये एक्ट पास कर देती है जिसमें सेल्स टैक्स का निफाज है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का निफाज है, तो ये तो दोनों टकरा रहे हैं। उनको अपने ज़मीर से तो सवाल करना होगा कि भाई ये तो हम दोनों चीजें साथ कैसे कर सकते हैं। नहीं तो इन्होंने इसको एक्ट तो बना दिया सर। अब जो लोग वहां पे बैठे हैं पार्लियामेंट में, वो लोगों से वोट लेके आए हैं, लोगों की हालत जार देख रहे हैं, लोगों की सूरत जो उनका जो मुश्किलात हैं उनको देख रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको ये पता नहीं चल रहा कि सेल टैक्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। बहुत से बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाएंगे, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत से लोग जो है वो सेहत की सहूलत की वजह से उनका वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये जो सूरत हाल है, ये तो बहुत बड़ा एक खतरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। मोहतरम, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि महंगाई, बददिली और मायूसी के अलावा, एक तो मैंने आपसे अर्ज किया कि
पाकिस्तान, हमारी जो रियासत की सलामती है, ये उसके लिए खतरा है। जो अमेरिका का न्यू ग्रेट गेम का मकसद है उसमें मुआवनत है। ये सी पैक को गेम चेंजर बनाने में जो है ये बड़ी रुकावट होगी। और आपको पता है कि जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दुनिया ने जो रखे हैं 2030 में, वो हम हासिल बेशतर नहीं कर सकेंगे। हमें एक मरतबा फिर IMF के पास जाना पड़ेगा, लाजमी जाना पड़ेगा, और वो फिर यही पैकेज आएगा, फिर यही सिलसिला शुरू होगा। हमें ये भी पता है कि जो जून में जो बजट आ रहा है उसमें 430 अरब रुपए के जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। ये बात IMF से हो चुकी है। हमें ये भी पता है कि इन पॉलिसियों के नतीजे में, जिनका आप इशारा कर रहे हैं, हमारी फीकस आमदनी जो है 2075 तक कम से कम जो है वो OECD ममालिक हैं उन तक नहीं पहुंच सकेगी। और जो बड़ा खतरा मुझे नजर आया है कि ये जो माशी बहरान है, ये महंगाई है, जो अवाम की तकालीफ है जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ये सियासी बहरान में कन्वर्ट ना हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो सलामती के लिए भी खतरात होंगे, न्यू ग्रेट गेम के लिए भी होंगे। तो इन पार्लियामेंटेरियंस को भी, हुक्मरानों को भी, काबीना को भी ये समझना होगा कि आप जो वोट लेकर आए हैं वो तो 10 नुकात हिकमत अमली पर लाए हैं, जिसमें यह था कि 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी पॉलिसी होगी, तवानाई की पॉलिसी होगी, जिसमें गर्दिशी कर्जा कम होगा, जिसमें बिजली गैस के नर्स कम होंगे। वो सब कहाँ चली गई? वो जो डॉक्टर साहब, हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप कुछ अगर बता सकेंगे इस सूरत हाल में क्या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कैसे आगे जा सकती है हुकूमत? वो समझे ना समझे, वो उस पर कोई फैसला करे ना करे, लेकिन अपनी कोशिश तो हमें करते रहना चाहिए। जी, आप बिल्कुल ये कौमी फर्ज आप पहले ही अदा कर रहे हैं, मैं उसी को हाईलाइट कर देता हूँ। पहले तो ये वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, GST को 7.5% पर लेके आए, पेट्रोलियम लेवी को 0 करें, मईशत को दस्तावेजी बनाएं, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है उसको फौरी तौर पर मार्केट वैल्यूएशन पर लेकर आए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को फौरी तौर पर मनसूख कर दें, और जो तवानाई की पॉलिसी है उसमें जो लाइन लॉसेस हैं और दूसरे लॉसेस हैं उनको कम करें। और तो ये जब आप चीजें करें, जब आप 111(4) की बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगे। देखिए, एग्रीकल्चर पर जब मैंने कहा कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगे, उसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है, एक्सपोर्ट भी आ जाता है, हमारा भी आ जाता है। उसमें तो कोई मैं 111(4) की जो बात कर रहा हूँ उसमें मेरा फोकस ये है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त तरसीलात आ रही हैं, अब मैं आपको ये अर्ज करूं कि मैं देख रहा था कि इन 3 वर्षों में, 3.5 वर्षों में ये कोई $92 बिलियन की तरसीलात आ गई, जिनको स्टेट बैंक कहता है ये लेबर की तरसीलात है, $92 अरब। अब तो इसमें ये तो फ्री इनकम है ना, तो तब जो हमारा लेबर है वो तो बेचारा 50,000 रुपए भेजता है, 1 लाख रुपए भेज देगा। ये जो बड़ी बड़ी रकूम आ रही हैं, ये तो इनकम टैक्स की जो है वो फ्री मिल रहा है उनको इनकम टैक्स। यहाँ पर आप बाहर पैसा भेजें तो वहाँ तो टैक्स लगता है। तो बड़े बड़ी जो रेमिटेंसेज हैं 111(4) आप खत्म करें, उस पर टैक्स तो मतलब वो 50 लाख का जो कैविट है वो भी खत्म कर दें, मतलब वो आप कह रहे हैं वो जो वहाँ पे वो है कि लिमिट है वो भी खत्म कर दें? नहीं, देखिए ना, कोई लिमिट का सवाल इसलिए नहीं है, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं तो वो बात करता हूं जो रिकॉर्ड पर होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने ये बताया था कि एक साल में 19.9 बिलियन यानी $20 अरब की तरसीलात आई, पाकिस्तान आ गई, और उसी में से लोगों ने फिर कतई नजर जाली चोरी के पैसे से, जायज पैसे से, नाजायज पैसे से मुल्क की करेंसी से डॉलर खरीदे, फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा किया और $15 अरब बाहर चला गया। और इसके अलावा हुंडी हवाले से अबर जा रहा है। तो ये अगर $92 अरब यहाँ रुकता, अगर आप खुद सोचें, और $35 अरब के जो है वो $बिलियन के कर्जे 35 के बढ़ गए, तो ये तो $130 अरब बढ़ते हैं जी। इससे तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाता। तो मेरा कहना है कि बहुत ताकतवर मुल्क है, अगर आप सही पॉलिसियां बनाएं, मेरा ईमान है तो हमारा ग्रोथ रेट होगा 8 से 10%, हमारा अफरात ज़र होगा ज्यादा से ज्यादा 5%। हम IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं, हम तालीम और सेहत की मद में कम से कम 7.5% मुख्तस कर सकते हैं। जिससे कि हुकूमत तो ये कह रही है कि हेल्थ कार्ड हमने इशू किया, बहुत बड़ा हमने कंट्रीब्यूशन किया लोगों की हेल्थ सर्विस के लिए। मोहतरम, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। जो हेल्थ कार्ड है, तो इसमें तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको फायदा ज्यादा होगा, लेकिन क्या हेल्थ का बजट भी कोविड के अलावा बढ़ा है? देखिए, जो आपने हेल्थ का बजट रखा था कोविड के अलावा तो वही है। तो अगर ये आप दे रहे हैं तो फिर आप कहीं और तो कटौती करेंगे हेल्थ के बिल में, चूंकि आपका बजट तो कम है उसमें। लेकिन जो बड़ी अहम बात है कि सोच क्या है, अभी इनके वज़ीर-ए-आज़म के एक मुशीर साहब हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, वो परसों कह रहे थे, टीवी के ऊपर तमाम चैनल्स पर आ रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी नैब ने कोई 550 अरब रुपए 3 साल में वसूल किए हैं, ये पैसा जो है हम हेल्थ कार्ड पर डाल देंगे। अब 2 बातें हैं, पहले तो ये 550 अरब की फिगर गलत है,
असल लेकिन स्नैप ने जो वसूली की है वो तो लोगों के मुतासरीन का पैसा है, वो डायरेक्ट उनको गया। हुकूमत के खजाने में तो 30 अरब डॉलर भी नहीं आया। देखिए मैं आपको तो डबल शान का अगर पैसा लूटा था आपने वो रिकवर किया तो उन मुतासरीन को दे दिया, ये पैसा कौमी खजाने में तो नहीं आ रहा। अब आप ये लोगों को कह रहे हैं जी 550 अरब रुपए हम हेल्थ कार्ड में डालेंगे, तो वो तो पैसा आया ही नहीं कौमी खजाने में, जिनका था उनको चला गया अगर रिकवरी जो भी हुई है। तो ये हेल्थ का जब आपने बजट नहीं बढ़ाया और आपने उसी बजट में कटौती कर दी है, ये कर दिया, तो कहीं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर फिर वो एक्सपेंडिचर कम होगा। असल चीज ये है कि जो इनका प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मंशूर था, सॉरी तहरीक इंसाफ का, उसमें ये लिखा था कि हम सेहत के मद में 2.6%। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ये कह रहे हैं कि पेंशन पे खत्म करने का ये सोच रहे हैं, तो इस तरह आप समझते हैं कि ये और लोगों के लिए मसाइल पैदा कर देंगे? लोगों को खुदकशी करने पे अगर आपको मजबूर करना है, जिस आदमी ने जिंदगी भर मुल्क की खिदमत की है और रिश्वत नहीं ली, अब वो बेचारा जो है वो कुछ पेंशन पे गुजारा कर रहा है, अब वो कमाने के काबिल नहीं रहा, तो फिर उसको क्या चाहते हैं, वो खुदकशी कर ले, दोज़ख में चला जाए। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि आपको रिसोर्स पैदा करनी है, आप इस तरह की जो बेसिक लोगों के अखराजात हैं जो उन पे खर्च हो रहे हैं उनको कम ना करें। मोहतरम, यही मैं बात आपसे कर रहा था कि आप इनकम टैक्स की मद में 3000 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं, एग्जेम्पशन देके, या वसूल नहीं कर रहे हैं, या मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाए। ये 3000 अरब रुपए का बल्क अगर आप वसूल कर लें, जो आपके प्रोग्राम का बुनियादी फोकस है, तो आपके सारे 80% मसाइल तो हल हो गए ना। तो एक दफा कोई हिम्मत करके, कोई हुक्मरान हिम्मत करके अवाम के पास जाके ये फैसला कर ले तो 80% मेरे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, अवाम के मसाइल भी, और ये जो IMF के शिकंजे में हम जकड़ के अपनी इज्जत नफ्स को और अपनी सलामती को दाव पे लगाते वो भी खत्म हो जाएगा। ये फैसला कर लें भाई, जो कमाए आमदनी वो ज्यादा दे दे, जिसकी अब मैं आपसे कहूँ एक जुमले में कि जब आप ये तो लगा रहे, आप ये उसमें कहा तरीन साहब ने कि भाई ये तो हमने जो सेल्स टैक्स लिया है इसमें से 251 रुपए तो एडजस्टेबल और रिफंडेबल है। अरे भाई, ये तो उन लोगों का है जो फाइलर नहीं है। 8 करोड़ लोग हैं जो कि मोबाइल पर जिन पे आप टैक्स लेते हैं, वो उनकी तो आमदनी नहीं है, तो वो कहाँ से रिफंड लेंगे? करोड़ों के बैंकों के खातेदार हैं जिनकी आमदनी 2 लाख से कम है, उन पर आप टैक्स ले रहे हैं 15%, वो बेचारे कहाँ से रिफंड लेंगे? ये सेल्स टैक्स वाले भी नहीं लेंगे। तो इन बातों को करने के बजाय हल पर जाए और आवाम के मफाद को और मुल्क के मफाद को, सलामती को देखे। इस मुल्क में बहुत वसाइल हैं। एक दफा जो आपका प्लान, मैं बार बार कहता हूँ, हर किस्म की आमदनी, और यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने कहा था, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, वफाक भी और सूबी। 80% मसाइल मैं गारंटी कर सकता हूँ माशी हमारे हल हो जाएंगे एक फैसले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसन सिद्दीकी। आपने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बात की कि जो सूरत हाल है वहाँ पे आपको रिसोर्स पैदा करनी है आपको, और वो हो सकता है अगर आप हर आमदनी पर टैक्स लगा दें। उन्होंने कहा कि ये जगहें जहाँ पे उस हुकूमत को चाहिए कि वो काम करे, और उससे जो है वो इकॉनमी भी बेहतर होगी, लोगों के मसाइल भी पैदा होंगे, लोगों के लिए वसाइल पैदा होंगे, और हुकूमत जो है लोगों को कुछ मराद दे सकेगी। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमान से बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि किस तरह हुकूमत आगे बढ़ सकती है, किस तरह हुकूमत जो इक़दाम कर सकती है उनको किस तरह ऐसा बनाया जा सकता है जिससे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर हो, लोगों के मसाइल भी बेहतर हो। हमें ज्वाइन किया अदनान मुफ्ती साहब ने, जो टैक्स कंसल्टेंट और सेल टैक्स में स्पेसिफिक वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। अदनान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त में। अदनान, आज बात कर रहे हैं जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल आया है, इसमें हर चीज़ पे सेल टैक्स, काफ़ी अशिया पे सेल टैक्स लगा दिया गया है, और इसके साथ महंगाई जो है पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इससे बहुत ज़्यादा महंगाई में मेरे ख्याल में इजाफा होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये सेल टैक्स का जो सैलाब है, अगर आप देखें कि इतनी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इतना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, और रेट जो है इतना ज़्यादा है, तो इसको आप कैसे देखते हो? डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हुई, जो एक नारा था कि सेल टैक्स के जरिए डॉक्यूमेंटेशन भी, वो भी नहीं हो सकी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाह अनवर, पहला इशू ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक इशू है वो ये है कि हम जो एक ट्रस्ट डेफिसिट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में और आवाम में पाया जाता है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है, उसको हम ब्रिज करने में ओवर द ईयर्स नाकाम रहे हैं। ठीक, लोगों का ख्याल यही है कि गालिब ख्याल के हमारा जो टैक्स का पैसा है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, और इस वजह से लोग रिलक्टेंट होते हैं। दूसरा फैक्टर जो होता है वो एक हैरेसमेंट का होता है कि जो टैक्स मशीनरी में अपने आप को अनरोल कर लेता है उसके ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां लग जाती हैं, उसको काफी सारी कंप्लायंस करनी पड़ती हैं, जो हर आदमी के लिए
पॉसिबल भी नहीं है और मार्केट डायनेमिक्स भी उनको अलाउ नहीं करते। ये तो पहला पहलू है जिससे हम बहुत जमाने से कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और अब जाके इन्होंने ऑटोमेशन थका हार के जब देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर पा रही और बिजनेस कम्युनिटी भी सपोर्ट नहीं कर रही और लीकेजेस बहुत है, तो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा पहलू जो है ना वो इसका है लेंडर का। जब हम मुस्तकिल IMF के प्रोग्राम में, लैंडिंग एजेंसीज के प्रोग्राम में जाते हैं, तो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि जी आपका अब यानी कि शराइत वो पैसे देने के लिए सख्त करते हैं ताकि आपके उनकी रीपेमेंट पैसे की आसान हो। IMF के लिए केवाल जाना हमारा लिए जरूरी होता है हमेशा, क्योंकि IMF जो है बेंचमार्क है। अगर IMF हमें ओके कर देती है उसका रिव्यू, तो बाकी लैंडिंग एजेंसी जो है, जिसमें पेरिस क्लब भी है, ADB भी है, IDB भी है, ये सब जो है इनके लिए राह हमवार हो जाती है और आपको वहां से भी पैसा मिलने की तवक्को होती है। तो देखें, ये IMF का हमेशा से प्लान रहा है और आप ओवर द ईयर उठा के देख लें उनका, वो जहां जहां गए हैं, लेटेस्ट एग्जांपल इजिप्ट में है। अब इकोनॉमी किसी भी मुल्क की जहां ये IMF गया है या इन्होंने अपनी लैंडिंग की है, वहाँ इकोनॉमी तो बेहतर नहीं हो पाई है, ऑब्वियस बात है। मगर चूंकि आप समझ सकते हैं कि ये कोई भी किसी भी नॉर्मल बैंक के पास अगर हम जाते हैं और उससे पैसा लेते हैं, तो वो कहता है कि जी आप कमाएंगे कितना और गंवाएंगे कितना, इससे मुझे गर्ज नहीं है, मुझे बताइए कि जी मेरी रीपेमेंट कितना करेंगे और किस तरह इंश्योर करता हो। तो वो इंश्योर करते हैं। तो ये एक बेसिकली उन्हीं की नहीं, लेकिन अदनान जो सेल टैक्स का जो भी, चाहे वो किसी ईमा पे किया गया हो, हमने खुद किया हो, लेकिन बात की जाती है डॉक्यूमेंटेशन, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट होगी। अब अगर आप देखें सेल टैक्स के जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, जितने टैक्स फाइलर्स हैं, वो नंबर देखें तो 1990 से वो नंबर भी कोई सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आता। उसका रेवेन्यू कलेक्शन जो आप देखें तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं नज़र आता, और आप जो है रेट जो है कम करने पर तैयार नहीं है। तो ये जो तीनों चीज़ें ये बड़ी मतजाद एक दूसरे से कर रही हैं। जी अनवर, बिल्कुल मैंने जैसे अर्ज किया कि गवर्नमेंट चूंकि मुस्तकिल फेल होती रही है और ये रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ी हैं, तो अब जाके गवर्नमेंट ने एक इसमें टेंजिबल कोशिश की है, जो कि मेरे ख्याल में शायद इसके असरात आ जाएंगे, वो है ऑटोमेशन की। जैसे रिटेल सेक्टर को ये लोग ऑटोमेट कर रहे हैं, POS लगवा रहे हैं, लीकेजेस हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, टैक्स नहीं पहुंचा सरकार को, मगर बहरहाल ये उन्होंने एक सिस्टम राइज कर दिया है। इसी तरीके से अब आप देखेंगे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाए हैं कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, उसको एक्सपेंड करेंगे। एक और जो नई लेटेस्ट जो वो आ रही है, रिजीम आ रही है, वो है फॉरेन करेंसी डीलर्स के ऊपर, उनको POS से अब लिंक किया जा रहा है। तो ये देखें, रजिस्ट्रेशन तो तरीके से होगी जैसे कि जब आप एक पूरा एक फ्रेमवर्क राइज कर देंगे जिससे लोग निकल नहीं सकेंगे। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ फार्मास्यूटिकल की। फार्मा के अंदर जो बहुत ही स्मार्ट मूव किया है गवर्नमेंट ने, और बड़ा कमेंडेबल मैं कहूँगा अगर इसको सही तरह राइज किया जाए, कि उन्होंने जीरो रेट कर दिया है। जो डॉक्यूमेंटेड फार्मा है, जो भी सिस्टम्स के साथ चलते हैं, वो तो रिफंड लेके निकल जाएंगे, मगर जो अब तक स्टेटिस्टिक्स नजर आ रही हैं वो ये है कि ओवर 80% फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास कोई सिस्टम्स नहीं है, और ऑब्वियस बात है ना वो रिफंड लेंगे, और गवर्नमेंट को ये अपफ्रंट जो इंपोर्ट पे टैक्स दिया जाएगा वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन जाएगा। और ऑन द अदर हैंड उनके लिए जो सेल्स टैक्स के सेक्शन 73 में खास तौर पे जो प्रोविजंस मौजूद है, उनके तहत उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को और रिटेलर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करें जो अनरजिस्टर्ड है। तो ये एक सिस्टम तो बाहर गवर्नमेंट ला रही है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है ना वो सिस्टम का भी अपना एक अंदाज है, एनफोर्समेंट का अपना अंदाज है, बिजनेस कम्युनिटी का अपना एक अंदाज है, फिर स्ट्रीट पावर भी है कुछ उनके पास। अदनान, टियर 1 पे हम बात कर लेते हैं। ये टियर 1 के जो कंडीशंस उन्होंने रखी हैं, उन कंडीशंस को लोग अब डिसीव करना है, मतलब उनको अब 1000 स्क्वायर फीट से बड़ी दुकान है तो उस दुकान को दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं, दुकान छोटी कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, जो और टियर 1 वाला जो है वो जो है उसको आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है, और टियर जो दूसरा रिटेलर है वो जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये आपके ख्याल में सब पे नहीं लागू हो जाना चाहिए चीज़? ये अनवर, मेरे ख्याल में मैं इसको दूसरे अंदाज से देखूंगा। मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं रहेगा अब ये सब होना, पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो लोग मॉल में बैठे हैं, अब जिसको जो ब्रांड है उसको किसी मॉल में, किसी एयर कंडीशन शॉपिंग सेंटर में जाना है, उसको तो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। नंबर 2, अगर वो ये समझता है कि उसका जो कस्टमर है
वो ऐसा कस्टमर होगा, ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता है या ऐसी अशिया ये बेच रहा है जो कि डेबिट नोट या क्रेडिट कार्ड जो जिनकी सेटलमेंट होगी, तो डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन अगर रखी जाएगी तो फिर उसको करवाना पड़ेगा। तो घेरा जिसको कहते हैं तंग तो हो रहा है। ये जो आप बिल्कुल ऐसा है कि दुकानें छोटी हैं, मगर ये बहुत अर्से चलेगा नहीं, क्योंकि फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ना वो अपनी सेल पर ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा कस्टमर आपके पास नहीं आएगा जो कि एयर कंडीशन फॉर एग्जांपल अगर नहीं होगा तो वो उसको ज्यादा कंफर्ट अवेलेबल नहीं होगा शॉपिंग के दौरान। अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं होगी तो वो पैसे देने में हिचकिचाएगा, या जो भी रीजन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सही इस तरफ चल पड़े हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करने का मामला है सारा। जी, मेरे ख्याल में सही तौर पर चल पड़े। और अनवर, आपका भी मुशाहिदा है, ऑटोमेशन के अलावा हमारे पास और कोई तरीका रहा नहीं है, वरना वो एक फरकूदा निजाम जो चला आ रहा है पिछले 70 साल से कि आप नोटिस देते हैं, सर्वे होता है, वो पैसे फिर मुका भी होता है या वो कोर्टों में चला जाता है और एफबीआई चिल्लाता है कि हमारे इतने ट्रिलियन रुपए जो है ना वो कोर्टों में पड़े। हालांकि अगर आप रियलाइजेबिलिटी देखें तो आपको खुद पता है कि इसमें से 10% भी रियलाइज होने वाले नहीं। तो मेरे ख्याल में तरीका तो यही है, दुनिया में राय यही है, चलना तो इसी तरह पड़ेगा। अच्छा, ये जो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न लाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये अभी तक जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं और ये वही काम किया है बयान ने कि पहले रिटर्न आपने उसका इशू कर दिया, उसके बाद उसके मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार तो चेंज हुआ नहीं है, आप ऑटोमेशन की तरफ चले गए, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट, उनका माइंडसेट वही है। असल में अनवर, पिछले दिनों हमने इस चीज को खुद भी एग्जामिन किया है, लेकिन इशू ये है कि जो प्राल में लोग बैठे हैं, जो एसबीआर के पास आईटी की मशीनरी है वगैरह, इनके पास बहरहाल जो है ना बहुत एक्सपीरियंस की बड़ी लैकिंग है, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट फंक्शनरी से वहाँ होती है। अब पूरे मुल्क की जो बिजनेस डायनामिक्स हैं उसको सिस्टम के अंदर ले आना और फिर सिस्टम का उसी तरह से लाइव हो जाना और रिपीट ना करना गलतियों का, एक मुश्किल मरना होता है। मगर आपको पता है इस मुल्क में चीजें ऐसी तरह चलती है कि राइज पहले कर देते हैं, बाद में प्रॉब्लम आती रहती है और सॉल्व होती रहती है। तो हमारा ये तो एक ट्रांजिशन फेज हमारे यहाँ रहता ही है किसी भी नए सिस्टम में। नहीं, लेकिन आप ये समझते हैं कि नेशनल जो ये डॉक्यूमेंट रिटर्न बनने जा रहा है तो वो आपके ख्याल में एक वे फॉरवर्ड है? ये अनवर, इसमें मैं आपको बताऊं, जो अब तक रिपोर्ट्स हैं और जो नजर आ रहा है, हमने जरा सा क्लोजली मॉनिटर किया है, नेशनल सेल्स टैक्स रिटर्न के तहत अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, जो नजर आ रहा है और जो बारहा IMF भी कह चुका है और मिनिस्टर ने भी इंडिकेट किया है कि अब हम जो सेल्स टैक्स के जो मुख्तलिफ कवानीन हैं, इनको एक सिंगल लॉ के तहत गवर्न करने जा रहे हैं, जो कि 2008 में IMF चाहता था और हम नहीं कर सके थे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस। ये पहले इन्होंने सारे कवानीन को एक जगह सारे सूबों को कन्विंस करके एक रिटर्न बनवा दी है, और अब जाके आगे चल के हम एक फेडरल और प्रोविंशियल वैट सिंगल अथॉरिटी सिंगल लॉ के तहत गवर्न करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप होगा। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त जो है ना ये जो कॉम्प्लिकेशंस थी कि सिंध का जो रेट कुछ और था, पंजाब का रेट कुछ और था, उनमें एग्जेम्पशंस और उनकी ओवरलैपिंग है टैरिफ्स की, तो बहुत सारा जो बिजनेस है वो सिंध से फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर होता है, इस्लामाबाद से ट्रांसफर हो रहा था, पंजाब में पंजाब से, एक्सेट्रा। सिर्फ टैक्स पर्पसेस के लिए जो है ना वो ये गिमिक चल रही थी। मेरे ख्याल में अब ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये वे फॉरवर्ड है, अच्छा हुआ है? जी हाँ, मैं समझता हूँ ये अच्छा है। अच्छा, ये जो हम अब जो सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, इस 17% जो है महंगाई आपके ख्याल में बढ़ेगी, तो आप क्या समझते हैं? आपका एक्सपीरियंस है, आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं सेल टैक्स में, इस वक्त हुकूमत को क्या रेट लेके आना चाहिए कि सेल टैक्स का निज़ाम भी चले, चीज़ों पे डॉक्यूमेंटेशन भी हो, और लोग जो महंगाई से लोग परेशान हैं उनके लिए भी कोई सेंस ऑफ रिलीफ हो? कोई लेकिन मेरा ख्याल है कि सिंगल डिजिट में रेट होना चाहिए, और बहुत सारी जगहों पर आप जीरो रेट कर दें। आइडियली फूड, खासतौर पर फूड और ये जो बेसिक कमोडिटी है जीरो रेट कर दें, मगर रजिस्ट्रेशन जो है ना जीरो रेट को लिंक कर दें कि अगर के मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर जो है ना वो पूरी सप्लाई चेन को वो इंश्योर करता है कि जी ये सारा मेरा जो है ना माल टू दी एंड ये सारा रजिस्टर्ड के थ्रू चलेगा, तो मेरे ख्याल में फिर तो ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस भी हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट, आपने भी देखा है ओवर द ईयर, गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि जी अगर के लोग रजिस्ट्रेशन में नेट में ज्यादा आ जाएंगे हम रेट कम कर देंगे, मगर मेरे ख्याल में इनको अब वाइस वर्सा चलना पड़ेगा
कि इनको कुछ इंसेंटिव के साथ मगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो, क्योंकि जो अब तक हमने देखा है सेल्स टैक्स में जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते या नहीं हो पा रहे हैं, खासतौर पे फार्मा का केस बड़ा क्लासिक है, उसकी वजह सेल्स टैक्स नहीं है, हालांकि यहाँ तो चूंकि रेट 0 है, उसका सारा जो फॉल बैक है वो जाता है उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी पे। वो सारा रेवेन्यू चूंकि सेल्स टैक्स का डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो वो उस पर इनकम टैक्स नहीं देना चाहते। तो ये मेरे ख्याल में कुछ इनको ऐसे इंसेंटिव स्मार्ट मूव लेनी पड़ेंगे जैसे इन्होंने फार्मा में किया है, तो फिर मेरे ख्याल में लोग जो है ना वो बाहर नेट में आएंगे। लेकिन फार्मा में बड़ा स्मार्ट मूव तो लिया उन्होंने, लेकिन ये कि रिफंड तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा किसी के लिए भी। वो ऑटोमेटिक जब तक ऑटोमेटिक अकाउंट में नहीं गिरेगा, जब तक वो उसकी सही स्प्रिट में वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। अनवर, मेरा ख्याल ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स मैं देख रहा हूँ और जो एनालिसिस कर रहे हैं हम, मेरे ख्याल में ये फास्टर सिस्टम लाएंगे, इससे इनको रिफंड देना आसान हो जाएगा। रिफंड देंगे ये, उसकी वजह ये है कि इस पूरे सिस्टम से गवर्नमेंट नेट बेनिफिशियरी है। यानी कि एक तो कंजम्पशन पर आप दे रहे हैं, इंपोर्ट किया है फार्मा कंपनी ने जनवरी में, कंजम्पशन हो रही है जून में माल की, तो 6 महीने तक तो गवर्नमेंट के पास पहले ही रहेगा माल, वो टैक्स। इसके अलावा जो है इनमें से जितना माल इंपोर्ट हुआ है इसमें से 10% 50% लोग रिफंड लेने जाएंगे, तो 85% फिर आपकी जेब में रहेगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास चंक इतना ज्यादा है कि कोई उज़र मुझे नजर नहीं आता डे 1 से कि ये रिफंड देने में इनको जो रेवेन्यू। तो मेरे ख्याल में चीजें सही से में चल रही हैं। अब हुकूमत को इसको प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए आगे लेके जाना है, आपका ख्याल है? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया दाना, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ दान मुफ्ती साहब थे, उन्होंने अंदाज में ये बात की कि टियर 1 की रजिस्ट्रेशन है या जो फार्मा पे जो हुकूमत ने सेल टैक्स लगाया 0 रेटेड के में, और वो जो दूसरी जगह पे है जहाँ पे सेल टैक्स रेट की वजह से कॉस्ट जो है बहुत बढ़ गई है, वहाँ पे भी 0 रेट का फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन आपको चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, सप्लाई चेन को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और ये बड़ा अहम चीज़ है, ये समझनी पड़ेगी हुकूमत को। और इसमें किसी किस्म की जो है वो लैप्सेस अब नहीं होने चाहिए, इसलिए कि ये टाइम लैप्सेस का नहीं है। हम बहुत टाइम ज़ाया कर चुके हैं। हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को 70 साल सिर्फ हम स्ट्रगल करते हुए देखा है, अभी तक अब वो सूरत हाल नहीं आई कि कोई इकॉनमी जो है वो अपनी आवाम को कोई मराद दे सके। तो ये टाइम है इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, ऑटोमेशन के ज़रिए हुकूमत अगर चाहे इसको सही तरह मैनेज किया जाए, और बात यह है कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से काम किया जाए, और ये समझना होगा कि डॉक्यूमेंटेशन हर जगह पे होनी चाहिए। रेट कहीं पे कम भी कर दें फॉर द टाइम बिंग, जैसे बात हो रही थी कि इंसेंटिव दे दें उनको, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन के बगैर कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी ऐसा सेगमेंट हो, उसको नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, और आज उस पर अगर सेल टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन लेटर ऑन उस पर टैक्स भी आएगा, और टैक्स जो है उसका जो है जो भी टैक्स होगा वो एक्सचेकर में जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसको फिर डॉक्यूमेंट करना जो है, सप्लाई चेन में लाना जो है, बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम होगा, बल्कि नामुमकिन काम होगा। अब हमें देखना यह है कि हम अपना ड्यू टैक्स कैसे देते हैं। आज तक हम बात करते रहे हैं, हमेशा हम बात करते हैं कि लोगों को अपना ड्यू टैक्स देना चाहिए। उनको ये समझना होगा कि आप अपना ड्यू टैक्स दें, उसके बाद आप हुकूमत से पूछें ज़रूर। इसलिए कि देखें, आपको जिस वक्त पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, हर आदमी ये बात कह रहा है महंगाई बहुत है, हर आदमी ये बात कह रहा है कि हमारी इकनॉमिक जो इकॉनमी है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, हर आदमी ये बात कह रहा है कि हम अगर अपने पैरों पे ख़ुद खड़े हो जाएं, सेल्फ रिलायंट हो जाएं, तो हमें जो है लोगों के डिक्टेशन नहीं लेने पड़े। हर आदमी ये बात कर रहा है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी है वो इकनॉमिक वेलबींग से कनेक्टेड है। हर आदमी ये बात कह रहा है कि आप अगर टैक्स हमारा निज़ाम बेहतर होगा तो पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो अपलिफ्ट होगी, वो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है, वो जो टेल पे हमारी आवाम है, जो इस मुल्क की सही ताकत है, उनको हमें ऊपर लाना होगा ताकि वो इस मुल्क के लिए कोई प्रोडक्टिव काम कर सकें। और हम जब भी हो सकता है जब सही टैक्स का निज़ाम हो, जब उनको मराद दी जाएँ, वो बेसिक नेसेसिटी चाहते हैं, बेसिक मराद देते हैं, उसके बाद इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, यहाँ के लोगों में सलाहियत बहुत है, वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। मुझे अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है इस बात के साथ, मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान।